इंडिया विश्व गुरु बनने जा रहा है और मोदी ने तो इस नारे का बड़ा इस्तेमाल किया। 11 साल में मोदी ने नारा तो विश्व गुरु का लगाया, लेकिन उसने प्रमोट अपने आप को किया। लेकिन हर जगह उसने अपने आप को, अपनी फ्रेंडशिप को प्रोजेक्ट किया। क्वेश्चन यहां मर्ज होता है कि पिछले 70-75 दौरों के बावजूद 11 साल में मोदी ने इंडिया को क्या दिया। पिछले काफी अरसे से, इवन मोदी से पहले जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की, फिर मनमोहन सिंह और इस तरह के दौर में इंडिया को एक नया स्लोगन दिया जा रहा था, विश्व गुरु, यानी कि दुनिया का उस्ताद, कि इंडिया विश्व गुरु बनने जा रहा है। और मोदी ने तो इस नारे का बड़ा इस्तेमाल किया कि मैं तो हिंदवाता को प्रमोट करते हुए अखंड भारत के चक्कर में उसको, उसके हसूल की खातिर इतनी मैं जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल, डिफेंस, इकोनॉमिक इतनी ऊपर ले जाऊंगा कि बहुत जल्दी इंडिया जो है वो दुनिया का विश्व गुरु बन जाएगा। अब विश्व गुरु क्या बनना था? पिछले 11 साल में मोदी ने नारा तो विश्व गुरु का लगाया, लेकिन उसने प्रमोट अपने आप को किया। कुछ 74-75 मुल्क बनते हैं जिनकी ट्रिप किए हैं, जिसकी विजिट की है मोदी साहब ने पिछले 11 साल में। कोई 11 मुल्क तो उसने इस जून के बाद किए हैं, मई बार के बाद किए हैं, लेकिन हर जगह उसने अपने आप को, अपनी फ्रेंडशिप को प्रोजेक्ट किया। कभी उसने कहा कि मोदी, ट्रंप इज माय फ्रेंड, एक बार फिर ट्रंप सरकार, इस तरह के नारे उसके लिए इलेक्शन कैंपेनें कराता रहा, सब कुछ। लेकिन क्वेश्चन यहां मर्ज होता है कि पिछले 70-75 दौरों के बावजूद 11 साल में मोदी ने इंडिया को क्या दिया। आज अगर हम मुआवजा करते हैं, इंडिया फॉरेन पॉलिसी में तनहा खड़ा है दुनिया में। हालांकि इंडिया ने सोवियत यूनियन के डिसमेंबरमेंट के बाद कोशिश की थी कि अपने आप को वो खित्ते की ताकत के तौर पर अमर्ज करे, अपने मसल शो करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना वो खित्ते में, साउथ एशिया में, ना सेंट्रल एशिया में, कहीं भी वो इस काबिल नहीं है कि अपने आप को वो एक पावर के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके। क्योंकि राई सी कसर जो मई कन्फ्लिक्ट हुआ, मई के बाद उसका जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल इतना गिरा, और उस जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल गिरने के साथ साथ अमेरिकन जो ऑब्जेक्टिव थे खित्ते में वो भी चेंज हुए। क्योंकि अमेरिका बजाय कन्फ्लिक्ट, चाइना के खिलाफ कन्फ्लिक्ट को प्रमाण चढ़ाता, उस स्ट्रेटजी और उस ऑब्जेक्टिव के साथ आगे चलता, वो मागा की तरफ आगे चल पड़ा, जिसमें उसका मकसद किसी फ्यूचर कन्फ्लिक्ट में अमेरिकन इकानमी को डैमेज करना नहीं था, बल्कि इकानमी को रिवाइव करना था। उसके साथ हुआ क्या कि इंडिया की इकानमी भी बैठ गई, जियोपॉलिटिकल इमेज तो पाकिस्तान ने बिठा दिया था, और जियो इकोनॉमिक इमेज जो है वो ट्रंप ने बिठा दिया। ना सिर्फ ट्रंप ने बिठाया, अब यूरोपियन यूनियन की टीम भी चंद दिन तक आ रही है, वो भी इसके ऊपर, इसके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसके जो टैरिफ हैं उनको मुआयना करने आ रही है कि इंडिया उनसे झूठ बोलता आ रहा है। इंडिया अपनी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसके फिगर जो है वो कर रहा है, फेच करता आ रहा है और धोखा दे रहा है। अब देखें, अगर फॉरेन पॉलिसी विश्व गुरु की इतनी अच्छी थी कि वो हर जगह अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा था, तो फिर, और स्पेशली अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर था क्वाड में, उससे पहले 2005 में सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप भी इसकी स्ट्रेटेजिक हो चुकी थी, और खित्ते में चाइना का काउंटरवेट गिना जाता था। और इसको इतना एक्नॉलेज किया बाइडेन के दौर में, बाइडेन ने वो जो एशिया पैसिफिक है ये रीजन, इसको उन्होंने इंडो पैसिफिक का नाम दे दिया, यानी कि एशिया जो इंडियन ओशन है उसको बेसिकली इंडिया के साथ अटैच कर दिया, यानी कि इंडिया का इमेज बढ़ाया गया। लेकिन आज कहां है? आज उसी अमेरिका ने इसके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। उसी अमेरिका ने इसका जो सर्विसेज सेक्टर के, इसकी जो अर्निंग थी आईटी सेक्टर की, जो इसके एम्प्लॉई जाते थे हजारों बल्कि लाखों के हिसाब से, उनको इनडायरेक्टली बैन इस तरह किया कि उनकी फीस जो है वो 1 साल की $1 लाख कर दी, जिससे कोई कंपनी उसको इनवाइट नहीं करेगी, वेलकम नहीं कहेगी। जो इंडियन की फार्मा इंडस्ट्री थी या उसके स्पेयर पार्ट्स की इंडस्ट्री थी,
उस जनरल फार्मा और स्पेयर पार्ट्स की वर्ल्ड ओवर उन्होंने इतना टैक्स लगा दिया, 100% टैरिफ लगा दिया। हालांकि दुनिया नहीं बल्कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री और इंडियन स्पेयर पार्ट इंडस्ट्री अमेरिका से ट्रेड कर रही थी, मैक्सिमम ट्रेड जो था वो इनका रुक गया। इंडिया के अंदर बेतहाशा अनएम्प्लॉयमेंट आनी शुरू हो गई। और इसके बावजूद अच्छा कि इंडिया कोशिश करता रहा कि कहीं भी ट्रंप को सलब ना करे, बल्कि झुकता रहा कि जूते मारते रहो, मैं बैठा हूं, लेकिन किसी तरीके से मेरी डील हो जाए, दोबारा मैं अपना इमेज मैंने चाइना के करीब हो सकूं। लेकिन वो ट्रंप जो है वो इसकी बैशिंग और ट्रोलिंग तो करता रहा। कौन सा ऐसा दिन है जब उसने ये नहीं कहा कि ब्रांड न्यू 7 एयरक्राफ्ट जो है वो माई कन्फ्लिक्ट में मार दिए गए और मैंने जंग बंद कराई ट्रेड की धमकी देकर। तो ये सारी चीजें इंडिया का वो जो विश्व गुरु का इमेज है उसका बेड़ा गर्क करने के लिए काफी थी। और सिर्फ यही नहीं, इसने इंडिया के मोदी साहब को जो बहुत 56 इंच की छाती लेके बैर फिरा करते थे और जिसकी आए दिन लाल लाल आंखें वो सोशल मीडिया पे प्रोजेक्ट की जाती थी, उसकी हालत ये है कि वो ट्रंप जिसका वो अपने आप को दोस्त क्लेम करता था उससे मिलने से भाग रहा है। हालांकि मिड जून में इस साल जब G7 की मीटिंग हुई वहां पर मोदी साहब गए कनाडा में, लेकिन वहां पर ट्रंप ने इनसे मुलाकात किए बगैर अपनी विजिट जो है वो स्टार्ट की और इमीडिएटली वो व्हाइट हाउस वापस पहुंचा, जहां पर हमारे फील्ड मार्शल से उसने विजिट मीटिंग करनी थी कुछ 2-1.5 घंटे की। मोदी से मुलाकात नहीं हुई, बल्कि मैं अगर ये कहूं कि फरवरी में जब मोदी साहब मुबारकबाद देने गए थे मोदी जी, उसके बाद मोदी की कोई मुलाकात ट्रंप से नहीं हुई। हालांकि दावा करता है कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हम फ्रेंड हैं। सितंबर के आखिर में मीटिंग होनी थी सिक्योरिटी काउंसिल की, एनुअल होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वहां पर ट्रंप भी आ रहे थे और बहुत से ममालिक के सरबराहान आते हैं और बेस्ट चांस था मोदी के पास जाना और ट्रंप से मिलना और बाकियों से इंटरेक्ट करना। मोदी इस डर से कि ट्रंप का सामना न करना पड़े, मोदी ने वहां जाने से इनकार कर दिया। अब उसके बाद आसियान की समिट थी, इसमें उसने जाना था, पिछले हमेशा जाता है वो, क्योंकि आसियान में बड़ा अच्छा ट्रेड का इसके स्टेक्स है उसमें। लास्ट मोमेंट पे इसने आसियान की समिट में जाने से इनकार कर दिया, कहीं ट्रंप से मुलाकात ना हो जाए। अब दिल्ली में जो क्वाड जो इनका अलायंस है उसकी दिल्ली में समिट होनी थी, वो समिट जो है वो क्वैश कर दी गई, खत्म कर दी गई, क्योंकि ट्रंप ने भी आने से इनकार कर दिया और मोदी भी नहीं चाहता था कि ट्रंप आए और मुलाकात हो इनके आपस में। यानी वो इतना घबराया हुआ है कि ट्रंप को फेस नहीं कर पा रहा। और दूसरी तरफ मोदी साहब जो है उसको एससीओ वाले समझते हैं कि ये एजेंट है G7 वालों का। ब्रिक्स वाले कहते हैं ये गद्दारी कर रहा है हमारे साथ, हमारी एससीओ को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। यानी वो भी ट्रस्ट नहीं कर रहे। जो ग्लोबल साउथ है वो भी इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा और ग्लोबल नॉर्थ इसको गले लगाने से अभी इनकारी है। अब ये जो चीजें होती हैं कि इंडिया का जो इमेज है वर्ल्ड के ऊपर एज ए पावर का, वो एक सबमिटिंग कंट्री का, ऐसी कंट्री जो सर झुका के बैठी हुई है और शर्मिंदगी, ताने, नाकामियां अपनी झोली में डाल रही है। मैंने अर्ज की ना कि जियो पॉलिटिकल प्रोफाइल भी खत्म, जियो इकोनॉमिक प्रोफाइल भी खत्म। ये दोनों प्रोफाइल मिलकर आपका जियो डिप्लोमेटिक प्रोफाइल जो है वो अप करते हैं। जब ये डाउन हो रहे हैं, अब अगर आप देखें वो इंडिया जो वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन थी एफडीआई की इन्वेस्टमेंट के लिए, इस वक्त दुनिया में वह कंट्री है जिसका हाईएस्ट एक्सेलरेटेड एफडीआई का आउटफ्लो है। सबसे ज्यादा 95% से ज्यादा पिछले 3 महीनों में जो पुराने इन्वेस्टर थे वो पैसा निकाल के चले गए हैं। आप सोचिए किधर पहुंच रहा है इसका। ना सिर्फ ये चाबहार में ये काम कर रहा था, चाबहार में डेवलप कर रहा था पोर्ट को, इसके जहन में था कि चाबहार से मैं वो जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर टिल रशिया ले जाना था, इसने वो कॉरिडोर भी बंद करा दिया। वजह क्या हुई कि चाबहार इसे छीन लिया गया कि आपके ऊपर बैन है, आप चाबहार में कार्रवाई नहीं कर सकते। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारी चीजें मोदी साहब की सियासी मौत
बनती जा रही हैं और इंडिया को यतीम के तौर पर, यतीम कंट्री, जो जियोपॉलिटिकली यतीम कंट्री है, वो बनती जा रही है। तो वो मोदी जो इसको अखंड भारत बनाना चाहता था, जो इसको विश्वगुरु की तरफ ले जाना चाहता था, वो उसे शर्मिंदगी और नाकामी और फेलियर की अथाह गहराइयों में लेके जा रहा है। अब हालत ये है कि सेंट्रल एशिया से भी इसको निकाल दिया गया है, वो चाबहार हो या आईएनयू का जो बेस हो ताजिकिस्तान वाला, इसके बैकयार्ड में बांग्लादेश जो है वो एग्रीमेंट करता जा रहा है, ऊपर चाइना और पाकिस्तान के एग्रीमेंट हो रहे हैं, इंडियन ओशन में चाइना की, पाकिस्तान की, टर्की के डिफरेंट बेसिस के ऊपर उसकी नेवल पोर्ट बन रही हैं। इस हिसाब से इंडिया कहाँ खड़ा है, क्या वाकई वो सियासी यतीम हो गया है कि नहीं हुआ, इसका तजिया आप पे छोड़ता हूँ।